हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपन परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी पेपर जो होने वाले हैं, मतलब जैसे वैकेंसी आने वाली यूपी का स्टेबल है, अदर वनडे एग्जाम्स के को देखते हुए हम डेली आपके सामने जीएस के एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर आते हैं। और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ऑप्शन ने दिया आपका बिहार, ऑप्शन भी दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन से दिया उत्तराखंड और ऑप्शन डी दिया मेघालय। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मतलब किसी देश से नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की सीमा किससे लगती है, तो इसकी लगती है आपके नेपाल से, नेपाल से। और उत्तराखंड की बात करें तो इसकी भी किससे लगती है, आपके नेपाल से लगती है। मेघालय की बात करें तो इसका सीमा लगता है आपके म्यांमार, इसका सीमा लगता है आपके बांग्लादेश से। मेघालय का है आपका किससे, बांग्लादेश से। ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो किसी मतलब देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपना नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए हम इसे एक बार मैप पर भी देख लेते हैं, स्क्वायर मैप पर। ठीक है, देखिए हमारा दिया है आपके अपने भारत का मैप। इसमें क्या क्या दिया था, बिहार। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की देखिए ये है आपका बिहार। ठीक है, ये क्या है आपका बिहार है, ये है आपका बिहार। बिहार की सीमा किसकी बात करें तो यहाँ पर है आपका नेपाल, यहाँ पर है आपका भूटान और ऊपर है आपका चीन। ठीक है, तो बिहार की सीमा किससे लग रही है, नेपाल से। और यहाँ पर है आपका उत्तराखंड, ये इधर दिया है उत्तराखंड की भी सीमा किससे लग रही है, इधर आपके नेपाल से लग रही है। ठीक है, और को क्या दिया था, मेघालय दिया। देखिए यहाँ पर दिया आपका मेघालय, इस साइड में दिया क्या दिया है, मेघालय। और पूछे मेघालय के यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर है आपका बांग्लादेश। तो मेघालय की सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। और आपका छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है जो कि आपके किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन सा राज्य है आपका, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगर पूछे भारत के ऐसे कौन से मतलब किससे कितने राज्य हैं जो कि आपके मतलब लैंड लॉक्ड हैं, ना कि समुद्री सीमा किसी से लगाते हैं, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं किसी से। जैसे कितने राज्य हैं जो कि आपके न तो समुद्री सीमा है, मतलब उनकी न तो किसी देश के साथ सीमा बनती है, न तो समुद्र के साथ सीमा बनती है। तो देख लीजिए, पहला राज्य की बात करें तो पहला यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर हरियाणा दिया हुआ है, ये आपका हरियाणा भी क्या है, ये भी आपका एक ऐसा राज्य है जो कि किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और उसके बाद समुद्री सीमा से भी साझा नहीं करता है। यानी ऑप्शन मतलब एक हमारा ये हो गया, एक हो गया आपका मध्य प्रदेश। अगर नंबर दे तो 2 नंबर आपका लिख लिया मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश। ये भी आपके न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है, न तो किसी मतलब समुद्री से। एक है आपका झारखंड 3, और एक है आपका छत्तीसगढ़ 4। ठीक, क्या क्या हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, ये 4 हो गए, 4 इसके बाद एक तेलंगाना 5। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि आपके किसी देश या समुद्री तट के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, और कोई हो तो देख लीजिएगा, और कोई तो नहीं लग रहा है। इधर पंजाब, राजस्थान, गुजरात की बात करें, इधर सब पाकिस्तान से लगते हैं, इधर सब चीन से, इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब नेपाल से हैं। सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल ये भी आपके भूटान से है, और असम भी आपका भूटान से है और बांग्लादेश से। उसके बाद और ऐसे कोई राज्य नहीं है जो कि आपके मतलब जो लैंड लॉक्ड मतलब राज्य और कोई नहीं है। ठीक है, कितने हैं टोटल, 5 राज्य। कौन कौन से हैं, हरियाणा है, फिर है आपका मध्य प्रदेश, फिर कौन सा है,
इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर एक है आपका झारखंड, एक है आपका तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना ये आपके 5 राज्य अपन लैंड लॉक्ड राज्य हैं। ठीक है, कितने मतलब कितने टोटल हैं? टोटल 5 राज्य आपके लैंड लॉक्ड राज्य हैं। ठीक, तो अगर पूछे एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो इतना हो गया सर, ठीक है, समझ लिए होंगे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देश या कितने यूटी लगाते हैं, मतलब कितने देश और कितने यूटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी बनाते हैं। ठीक है, कितने देश या कितने यूटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, पहले यहाँ गुजरात की बात करें, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, ये सब किसके साथ? पाकिस्तान। यहाँ पर है आपका पाकिस्तान। फिर यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर और ऊपर है आपका, नीचे है जम्मू कश्मीर, ऊपर है आपका लद्दाख। 2 यूटी हो गए। और इधर आपकी बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। पंजाब के बाद हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर नंबर डालते दीजिए। बिहार 7 नंबर पे, सिक्किम को 8 नंबर दे दीजिए, पश्चिम बंगाल 9 नंबर, और असम को 10 नंबर, 11 नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आपका 12 नंबर, मणिपुर 13 नंबर पे, और मणिपुर हो गया। फिर आपका मिजोरम 14, त्रिपुरा 15, मेघालय 16। ये 16 राज्य हैं जो कि आपके मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? आपके 16 राज्य हैं। ठीक है, और कोई हो तो बताइएगा आप। और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। 16 राज्य और 2 यूटी, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं आपके 16 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, नहीं देख लीजिए अगर कोई छूटा हो तो। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एक हो गया आपका पंजाब हो गया, पंजाब का हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आपके टोटल के 16 राज्य हो गए। ठीक है, तो चलिए आज, ठीक है, तो कितने हो गए आपके? 16 राज्य, आपके 16 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 114 और अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 352। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो किसके लिए कहा गया? किसके? हाई कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद में कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो कहा गया आपके अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और ऑप्शन बी की बात करें, क्या दिया? अनुच्छेद 114। इसमें मतलब अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 114 में बताया गया कि सरकार केवल संसद की सहमति से संचित निधि से धन निकाल सकती है। अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि सरकार जो है वो मतलब सरकार जो आपकी वो केवल संसद के सहमति से ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। अगर अनुच्छेद 241 की बात करें, अनुच्छेद 241 की बात करें, तो अनुच्छेद 241 में बताया गया कि यूटी के लिए, मतलब यूटी के लिए हाई कोर्ट के बारे में अगर पूछे किस अनुच्छेद में बताया गया, तो बताया गया आपके 241 में। और अनुच्छेद 352 में क्या है? अनुच्छेद 352 में आपका है आपातकाल से संबंधित आपातकाल को किस में बताया गया? अनुच्छेद 352 में। यह है आपका आपातकाल। क्या है? आपातकाल 352 में। अगर पूछे 356 में क्या है? 356 में क्या आपका? राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन आपके किस में है? आपके अनुच्छेद 356 में। 360 की बात करें, 360 में क्या है? इसमें आपका राष्ट्रीय आपात
राष्ट्रीय आपात में क्या है, अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, आपके अनुच्छेद 360 में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ने दिया आपका आगरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन भी दिया आपका इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका नागपुर महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी दिया आपका जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगर पूछे कौन से क्रम का है तो ये आपके 17वां नंबर का है। ठीक है, 17वां क्रम का है, ये आपका सम्मेलन था। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो हुआ आपके इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आपके मतलब मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि पूछे कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, ये थे आपके गुयाना के राष्ट्रपति थे। गुयाना के कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति। गुयाना के राष्ट्रपति जो है आपके भारतीय प्रवासी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। अगर पूछे गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके मोहम्मद इफरार। कौन है, मोहम्मद इफरार। मोहम्मद इफरार हैं, मोहम्मद इरफार हैं। कौन है, मोहम्मद इरफार। मोहम्मद इरफार कौन है, आपके गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अगर पूछे गुयाना की राजधानी क्या है, गुयाना की राजधानी पूछ ले, गुयाना की राजधानी क्या है, ये आपके जॉर्ज टाउन है। क्या है, जॉर्ज टाउन क्या है, गुयाना की राजधानी है। अगर पूछे गुयाना की मुद्रा क्या है, यहाँ पर गुयानीज डॉलर। गुयानीज डॉलर जो है आपके गुयाना की मुद्रा है। ठीक, और यहाँ पर दिया था भारतीय प्रवासी। अगर पूछे भारतीय प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है, तो मनाया जाता है आपके 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ, तो हुआ था आपके इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गोब्रियल का संबंध किस देश से है। मतलब 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है, तो आपके आर बोनी गोब्रियल। ठीक है, कौन है, आर बोनी गोब्रियल। इनका संबंध पूछा है किस देश से है। ऑप्शन दिया आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन भी दिया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी दिया आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी दिया आपका फिलीपींस। ऑप्शन डी किया दिया है फिलीपींस। ठीक है, तो पूछा है आर बोनी गोब्रियल का अगर पूछे संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है आपके अमेरिका से। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। 21 क्रम के मतलब यूनिवर्स हैं, मिस यूनिवर्स हैं, तो आपके 71वें मिस यूनिवर्स हैं। अगर पूछे 17वां मिस यूनिवर्स कौन है, 17वां मिस यूनिवर्स कौन है, तो है आपकी हरनाज संधू। ये आपके कौन है, ये भारतीय हैं, ये भारतीय हैं। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं, तो आपके चंडीगढ़ की रहने वाली, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या दिया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली के निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2023 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2023 में कौन सा पुरस्कार है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दिया आपका जयप्रभा मेनन, ऑप्शन बी दिया आपका सुनंदा नायर, ऑप्शन सी दिया आपका स्मिता राजन, और ऑप्शन डी दिया गोपिका राजन। ऑप्शन डी क्या दिया, गोपिका राजन। तो देवदासी पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार किससे मिला है, तो मिला आपके जयप्रभा मेनन को, जयप्रभा मेनन से। इनका संबंध किससे, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम से। ठीक है, और सुनंदा नायर, स्मिता राजन, गोपिका वर्मा, इनका भी संबंध किससे है, तो इनका भी संबंध आपके मोहिनी अट्टम से ही है। किससे है, मोहिनी अट्टम से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जो मतलब सही नहीं है। ये क्या दिया है, ये है आपका एक है आपका पुस्तक, ये आपका पुस्तक
इधर है आपका पुस्तक है और इधर है आपके लेखक, ठीक है। ऑप्शन है दिया हुआ तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस मुनहास सॉरी मुनहास उस नहीं मुनहाज ए सिराज जसजानी, मुनहाज ए सिराज जसजानी। ऑप्शन भी दिया आपको तारिक है फिरोज शाही के लेखक, तो यहाँ पर देखिए शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। और ऑप्शन सी दिया आप तुगलक नामा के अमीर खुसरो, और ऑप्शन डी दिया हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। तो पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो अगर पूछे तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है, तो आपके मिनहाज सिराज जसजानी की है, जसजानी की, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और तुगलक नामा किसकी? अभी आपके अमीर खुसरो की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। अगर हम तारीख है किसकी बात करें, तारीख है फिरोज शाही की बात करें तो किसकी पुस्तक है? ये आपके जियाउद्दीन बरनी की है। किसकी है? जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक कौन सी है? ये आपके तारीख है फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की, यानी यही हमारा जो था ये गलत था, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? अगर पूछे है कहाँ पर है सुंदरवन डेल्टा, है कहाँ पर? तो है आपके पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कि कौन सी खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी में आपका सुंदरवन डेल्टा है, ठीक। अगर पूछे किन नदियों द्वारा निर्मित है, तो ऑप्शन दिया गंगा और यमुना, ऑप्शन भी दिया गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी दिया आपका महानदी और ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन डी दिया आपका गंगा और महानदी। ऑप्शन डी क्या दिया? गंगा और महानदी, ठीक है। तो अगर बात करें सुंदरवन डेल्टा की तो किन नदियों के द्वारा निर्मित है? आपके गंगा और ब्रह्मपुत्रा की नदी। इधर से आपकी आती है उत्तराखंड से निकलकर गंगा नदी, और इधर से आती है आपके तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश होकर आती है आपका कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। तो इन दोनों कहाँ पर मिलती हैं? आपके बांग्लादेश में मिल जाती हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में मिल जाती हैं। और उनके मिलने के बाद इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तो इन्होंने मतलब मिलकर कौन से मतलब डेल्टा का निर्माण करती हैं? आपके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन से डेल्टा का? सुंदरवन डेल्टा का, ठीक। ये आपके गंगा है, ये आपके ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। अगर पूछे गंगा की लंबाई कितनी है, तो यह आपकी 25 किमी, गंगा की लंबाई 25 किमी है। अगर पूछे ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है, तो टोटल है आपकी 2900 किमी। 2900 किमी किसकी लंबाई है? आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी की। अगर पूछे ब्रह्मपुत्रा नदी की भारत में कितनी लंबाई है, तो ये आपकी कितनी है? 916 किमी। 916 किमी कहाँ पर है? भारत में है। और टोटल लंबाई पूछे तो आपकी 2900 किमी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब मतलब किस वर्ष हुई? ऑप्शन ने दिया आपका 2005, ऑप्शन भी दिया 1996, ऑप्शन सी दिया आपका 2000, ऑप्शन डी दिया 1991। ऑप्शन डी क्या दिया? 1991। अगर हम पूछे भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी आपकी कब? 1991, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भगवान शिव के 3 मुखों का, भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची प्रतिमा, 7 मीटर ऊंची मूर्ति मतलब मूर्ति या प्रतिमा सदाशिव मतलब जिसका नाम क्या है? कौन सी मतलब जो मूर्ति है आपकी 7 मीटर ऊंची प्रतिमा है उसका नाम क्या है? सदाशिव। किस गुफा में पाई जाती है? किस गुफा में पाई जाती है? किस गुफा में है, ठीक। ऑप्शन ने दिया आपका एलिफेंटा, ऑप्शन भी दिया हुआ खंडगिरी, ऑप्शन सी दिया आपका उदयगिरी और ऑप्शन डी दिया भीमबेटका। ऑप्शन डी क्या दिया है? भीमबेटका। तो भगवान शिव की किसकी बात है? भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची प्रतिमा या मूर्ति सदाशिव किस गुफा में है?
तो ये आपके एलिफेंटा गुफा में। कहाँ पर है? एलिफेंटा गुफा है। कहाँ आपके? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में और कौन कौन सी गुफाएं हैं? महाराष्ट्र में और कौन कौन सी गुफाएं हैं? महाराष्ट्र में ही एक आपकी कार्ले गुफा। क्या है? कार्ले गुफा। यहीं पर है आपका कार्ले गुफा हो गया, और एलिफेंटा हो गया। एक है आपका एलोरा, एलोरा की गुफा भी आपके महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा, एलोरा, कार्ले गुफा, ठीक है। अगर हम पूछे किसकी बात करें? खंडगिरी। खंडगिरी, खंडगिरी गुफा कहाँ पर है? कौन सी? खंडगिरी गुफा कहाँ पर है? ये आपके है मेघालय में। अरे सॉरी, खंडगिरी है आपके, किसकी बात करें? खंडगिरी गुफा। खंडगिरी है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। खंडगिरी कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में खंडगिरी गुफा स्थित है, ठीक है। और अगर से उदयगिरी गुफा की बात करें, किसकी? उदयगिरी गुफा की बात करते हैं आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका कहाँ पर है? ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ पर? एमपी में ही आपकी भीमबेटका गुफा भी स्थित है, ठीक। एलिफेंटा कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, जहाँ पर आपके भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची प्रतिमा सदाशिव, मतलब वहाँ पर उस गुफा में है। किसमें? एलिफेंटा गुफा में। और महाराष्ट्र में ही आपकी कार्ले गुफा है, एलोरा गुफा है, एलिफेंटा हो गया, ठीक है। और खंडगिरी कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। और उड़ीसा में भी कहाँ पूछे तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक। अगर उदयगिरी की बात करें तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित गुफा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 16 से 11 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला? ऑप्शन ने दिया आपका मद्रास, ऑप्शन भी दिया आपका मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी दिया आपका तुतीकोरन, ऑप्शन डी दिया है यनम। किसकी बात कर रहा है? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 16 से, कब? 16 से 11 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला? तो खोले थे कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया आपका केरल, और ऑप्शन डी दिया आंध्र प्रदेश। तो किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात कर रहा है। तो इसके पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कौन सा है? तो यह कौन सा है? अगर किस नदी पर है तो आपके गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है? तो आपके प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक है। किस नदी पर है? आपके गंगा नदी पर है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ठीक। अगर पूछे सेकेंड यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ पर है? तो आपके असम में किस नदी पर है? आपके ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है? आपके असम में है। असम में कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से, ढुबरी से सादिया तक है। कहाँ से? ढुबरी से सादिया तक है। ढुबरी से सादिया तक है। ढुबरी से सादिया तक कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो कि आपके ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है? ढुबरी से सादिया तक। और फर्स्ट की बात करें तो आपके गंगा नदी में है, गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया तक। और थर्ड की बात करें, थर्ड कहाँ पर है? तो आपके राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड, तो यह आपके केरल में। कहाँ पर है? केरल में। और इसकी बात करते नदी में नहीं है, नहरों पर बनाया गया है। किस पर? नहरों पे बनाया गया है। 3 नहरों में इसको, मतलब 3 नहरों में इसका विचलन है, ठीक है। ये 3 नहरों में पर इसका प्रयोग, मतलब 3 नहरों को मिलाकर राष्ट्रीय जलमार्ग 3 को बनाया गया है। अगर पूछे कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है, तो केरल के कोल्लम से। कहाँ से? केरल के कोल्लम से। केरल के कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। केरल के कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। केरल के कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, ठीक है। अगर पूछे इसमें कौन कौन सी नदी हैं, अरे सॉरी, कौन कौन से नहर हैं, तो एक है आपका पश्चिमी तट नहर, पश्चिमी तट नहर, पश्चिमी तट नहर। एक है आपका चंपकारा नहर। क्या है? चंपकारा नहर। पश्चिमी तट नहर है, चंपकारा नहर है, और एक आपका उद्योग मंडल नहर। उद्योग मंडल नहर, ये आपके 3 नहरें हैं जिन पर
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। ठीक है, अगर पूछे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की लंबाई कितनी है तो ये आपकी 205 किमी, टोटल कितनी लंबाई है 205 किमी इसकी टोटल लंबाई है। ठीक, तो हो गया आपका पहला। अगर से पूछे पहला, अगर सर क्या पूछे, पहला जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है, आपकी गंगा नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर, असम में। कहाँ से कहाँ तक है, आपके डुबरी से सादिया तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 पूछे तो कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल पे है, केरल में है। ये नदी पे न होकर कहाँ पर है, नहरों पर है, नहरों में है। ठीक है, 3 नहरों को जुड़कर बनाया गया। कौन कौन से नहर हैं, पश्चिमी तट नहर, चंपकारा नहर, उद्योग मंडल नहर। ठीक, ये आपके 3 नहर हैं। अगर पूछे ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपके कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किस राज्य में है, तो आपके किस राज्य में है, आपके केरल में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा की व्याख्या प्रदान करने की, इसमें कुछ भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है ना, प्रदान की गई है। मतलब इसका कहने का मतलब है, क्वेश्चन मतलब ये न समझ में आया जैसे जान दीजिए, समझिए इसका सीधा सीधा कहना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को, मतलब किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन है दिया आपका प्रस्तावना को, ऑप्शन भी दिया आपका मौलिक अधिकार को, ऑप्शन से दिया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन डी दिया आपके अनुच्छेद 32 को। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया, तो कहा गया आपके प्रस्तावना। किसको, प्रस्तावना का, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे किस अनुच्छेद को मतलब कहा गया है, किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किसे, अनुच्छेद 32 को कहा गया है कि भारतीय संविधान का आत्मा। अगर पूछे किस अनुच्छेद को कहा गया और किसने कहा है, तो कहे थे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मतलब अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, और अगर पूछे भारतीय संविधान के किस भाग को मतलब संविधान की आत्मा कहा गया, तो कहा गया आपके प्रस्तावना को। हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। ये हमारा किससे क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप, हमें उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लोसर उत्सव। क्या दिया है, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ने दिया आपका मुंडा जनजाति, ऑप्शन से दिया हुआ खासी जनजाति, ऑप्शन भी दिया हुआ खासी जनजाति, ऑप्शन से दिया हुआ कोडावा जनजाति, और ऑप्शन दिया है मोनपा जनजाति। ऑप्शन डी क्या दिया है, मोनपा जनजाति। तो लोसर त्यौहार की हम बात करें, इसकी लोसर उत्सव की बात करें तो ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मनाया जाता है आपके मोनपा जनजाति द्वारा। अगर पूछे जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है, ये आपकी मोनपा जनजाति कहाँ पर रहती है, आपके अरुणाचल प्रदेश में, जो कि किस उत्सव को मतलब मनाते थे, आपके लोसर उत्सव को मनाती है। ठीक है, अगर से मुंडा जनजाति की बात करें, मुंडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो मुख्य रूप से बात करते हैं, मुख्य रूप से आपके झारखंड की मुख्य जनजाति, मतलब मुख्य रूप से झारखंड में जनजाति पाई जाती है। इसके सिवा बात करें तो इसके सिवा आपके बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में भी आपकी मुंडा जनजाति पाई जाती है।
अगर हम खासी जनजाति की बात करें, खासी जनजाति कहाँ की है, तो आपके मेघालय की है। कहाँ की है, मेघालय की जनजाति कौन सी है, खासी जनजाति। मेघालय में और कौन कौन सी जाति पाई जाती हैं, तो एक हो गया आपका खासी, एक हो गया आपका गारो, एक हो गया आपका जयंतिया। खासी, गारो, जयंतिया, ये 3 जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आपके मेघालय में। और इन्हीं गारो, खासी, जयंतिया के नाम से यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। और कोडावा जनजाति की बात करते हैं, कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक साइड में पाई जाती है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया, सही हो गया कि मोनपा जनजाति जो है आपके लोसर उत्सव मनाती है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है दिया आपका रघुराजन, ऑप्शन बी दिया आपका उर्जित पटेल, ऑप्शन सी दिया आपका शक्तिकांत दास, और ऑप्शन डी दिया पीसी महालनोबिस। ऑप्शन डी क्या दिया है, पीसी महालनोबिस। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में सांख्यिकी दिवस। एक चीज़ इससे क्लियर है, सांख्यिकी दिवस अगर पूछे कब मनाया तो मनाया कब जाता है, 29 जून को भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब किसके जन्म दिवस पर, किसके जन्म के उपलक्ष्य में, किसके जयंती के उपलक्ष्य में, तो मनाया था आपको पीसी महालनोबिस के, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम शक्तिकांत दास की बात करें तो ये कौन है, तो वर्तमान में आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में आपके आरबीआई के क्या है, वर्तमान में आरबीआई के क्या है, गवर्नर है। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और 21 नंबर के हैं तो आपके 25वें नंबर गवर्नर है। किस नंबर के, 25वें नंबर के। अगर पीछे उर्जित पटेल की बात करें तो उर्जित पटेल 24वें नंबर के आपके आरबीआई के गवर्नर थे। और रघुराम राजन ये आपके 23वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। अगर पिछले आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपके 1935 में। किस अधिनियम के तहत हुई थी आपके 1934 के अधिनियम से। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आपके 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपके मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। ऑप्शन है दिया आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी दिया आपका पंडिता रमाबाई, ऑप्शन सी दिया आपका दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी दिया महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन डी क्या दिया है, महादेव गोविंद रनाडे। तो किसकी बात करें, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो की थी आपके कौन, पंडिता रमाबाई ने कब के मतलब किस स्कूल की स्थापना की थी, तो की थी शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी, किसके लिए की थी, तो की थी आपके उच्च जाति के असहाय महिलाओं के लिए, निसहाय या असहाय विधवाओं के लिए की थी। किसकी की थी, शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। कहाँ पर, किसने की थी, पंडिता रमाबाई। कब की थी अगर पूछे तो की थी 1889 में की थी। और इन्होंने ही इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने की थी आपकी आर्य महिला समाज की स्थापना पूछे अगर किसने किया, तो किए थे आपके पंडिता रमाबाई। कब की थी, 1883 में इन्होंने किसकी स्थापना की, आर्य महिला समाज की, ठीक। और 1889 में किसकी की, शारदा सदन स्कूल की। यहाँ पर हो गया आर्य महिला समाज। अगर पूछे आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे कौन, दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज पूछे तो दयानंद सरस्वती, आर्य महिला समाज पूछे तो कौन हो गई, पंडिता रमाबाई। और शारदा सदन स्कूल की भी स्थापना किसने किया, वो भी आपकी पंडिता रमाबाई ने किया। किसने, पंडिता रमाबाई ने किया। अगर पूछे पंडिता रमाबाई कौन थी, तो एक भारतीय समाज सुधारक थी। कौन थी, भारतीय समाज सुधारक थी, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया, सरोजिनी नायडू। ये कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। अगर उससे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे आपकी
सुचिता कृपलानी जी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। अगर पूछे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो थी आपकी इंदिरा गांधी थी। ठीक है। अगर पूछे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपकी प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगर पूछे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो थी आपकी मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है दिया आपका सिंधु नदी, ऑप्शन बी दिया आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका यांगटीसी नदी, और ऑप्शन डी दिया नील नदी। ऑप्शन डी क्या दिया? नील नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, न कि विश्व की। अगर से पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वहाँ पर हो जाता है आपका नील नदी। क्या हो जाता? नील नदी। विश्व का पूछता है तो नील नदी। अगर हम नील नदी की बात कर लें, नील नदी की अगर पूछे लंबाई कितनी है टोटल, तो है आपकी 6650 किमी। 6650 किमी किसकी लंबाई है? ये आपकी नील नदी, जो कि आपके विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे कहाँ पर है, यानी किस महाद्वीप में है, तो आपके किस महाद्वीप में है? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से। कहाँ से? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है आपकी नील नदी। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? आपके भूमध्य रेखा के पास स्थित है। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के पास में कौन सी झील स्थित है? आपके विक्टोरिया झील है, भूमध्य रेखा के पास में। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? आपके विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक, अगर अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन दिया कि एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है? ये आपकी यांगटीसी नदी है। कौन सी है? यांगटीसी नदी। कहाँ पर है? ये आपके चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, कहाँ पर है? चीन में। कि इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आपकी 6300 किमी। 6300 किमी। अगर पीछे निकलती कहाँ से है? निकलती है आपके तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से। ठीक है, तिब्बत के पठार से कौन सी नदी निकलती है? ये आपकी निकलती है आपकी यांगटीसी नदी। ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका सिंधु नदी। ऑप्शन ए क्या दिया है? सिंधु नदी। अगर पूछे सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 3180 यानी 3180 किमी। 3180 किमी किसकी लंबाई है? ये आपकी सिंधु नदी की लंबाई है। ये कहाँ से निकलती है? तो अभी आपके निकलती है आपके तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक, और अगर हम पूछे ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी दिया आपका ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 2900 किमी है। कितनी है? 2900 किमी है। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई कितनी है? ये कितनी है? 2900 किमी। अगर पूछे ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो अभी आपके तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, अगर हम पूछ ले अगर से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आपकी 2525 किमी। 2525 किमी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका बहराइच, ऑप्शन बी दिया आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी दिया आपका पीलीभीत, और ऑप्शन डी दिया है सीतापुर। ऑप्शन डी क्या दिया? सीतापुर। ठीक, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? ये आपके लखीमपुर खीरी में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसके मतलब इसे स्थापित कब किया गया था, यानी कब किया गया था, तो 1977 में। कब? 1977 में इसे स्थापित किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके लखीमपुर खीरी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए दिया का स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी दिया राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी दिया यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह, और ऑप्शन डी दिया आपका जेबी सेन। ऑप्शन डी दिया आपका जेबी सेन। तो अगर पूछे किसकी बात करें, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और यह पहला जन आंदोलन था। यह पहला जन आंदोलन था। इसका अगर से प्रमुख कार्य क्या था, तो इसका प्रमुख कार्य था अंग्रेजों के वस्तुओं का बहिष्कार। अंग्रेजों के वस्तुओं का बहिष्कार। अगर पूछे बिहार में इस कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? किए थे आपके स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका घाघरा,
ऑप्शन बी दिया आपका केन नहर, ऑप्शन सी दिया आपका निचली गंगा नहर, और ऑप्शन डी दिया आपका शारदा नहर। ऑप्शन सी दिया आपका शारदा नहर। तो किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये आपकी शारदा नहर है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कहाँ पर है तो आपके बिहार, अरे सॉरी, नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। अगर पूछे इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, इसकी शारदा नहर के अगर से निर्माण के बारे में बात करें, इसका निर्माण शुरू हुआ था आपका कब, शुरू हुआ था आपका 1920 में, और बन के पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, पूर्ण को तैयार हुआ था आपका 1928 में, 1928 में पूर्ण हुआ था, और 1928 में पूर्ण हुआ था, और हुआ था आपका शुरू हुआ था आपका 1920 में, शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है। ऑप्शन ए दिया आपका 5, ऑप्शन बी दिया आपका 6, ऑप्शन सी दिया आपका 7, और ऑप्शन डी दिया आपका 9। किसकी बात कर रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, इसकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक है तो आपके गाजीपुर से लखनऊ के बीच है, लखनऊ के बीच है, गाजीपुर से लखनऊ के बीच है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है तो यह आपके 340.8 किमी, 340.8 किमी इसकी लंबाई है। कितने लेन की है तो आपके 6 लेन की है। इसे ऐसा बनाया गया है कि आगे चल के इसे 8 लेन में भी परिवर्तित किया जा सकता है, 8 लेन में से परिवर्तित किया जा सकता है। अगर पूछे कितने जिलों से होकर गुजरती है तो यह टोटल कितने जिलों से होकर गुजरती है, गुजरती है आपके 9 जिलों से, 9 जिलों से। अगर पूछे जिले कौन कौन से हैं तो एक हो गया आपका लखनऊ, कौन सा हो गया, एक हो गया आपका लखनऊ, लखनऊ हो गया। फिर है आपका बाराबंकी, बाराबंकी, इसके बाद है आपका अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, क्या है, सुल्तानपुर, अयोध्या। कितने हो गया, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या। फिर है आपका अंबेडकर नगर, कौन सा है, अंबेडकर नगर है। इसके बाद है आपका आजमगढ़, और फिर है आपका मऊ, इसके बाद है मऊ के बाद है आपका गाजीपुर, मऊ के बाद क्या है, गाजीपुर। कितने जिले होंगे आपके, 9 जिले, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ठीक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी, तो कितने जिलों से होकर जाती है, आपके 9 जिलों से होकर जाती है। कहाँ से कहाँ तक है, गाजीपुर से लखनऊ के बीच। इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है आपकी 340.8 किमी। कितने लेन की है, 6 लेन की है। कितने जिलों से, आपके 9 जिलों से। कौन कौन से जिले हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ये आपके टोटल 9 जिलों से होकर गुजरती है। और इस एक्सप्रेसवे की अगर हम खास बात करें क्या है, तो इसमें सुल्तानपुर में, कहाँ पर, सुल्तानपुर के पूरे भार में, कहाँ पर, सुल्तानपुर के, रुकिए, कहाँ पर, सुल्तानपुर के, कहाँ पर, कूरे भार में, कूरे भार, सुल्तानपुर में एक कूरे भार जगह है, और वहाँ पर मतलब कूरे भार नामक स्थान पर ही, मतलब इसमें क्या बनाया है, 3.2 किमी, 3.2 किमी हवाई पट्टी बनाई गई है, हवाई पट्टी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, ठीक है। हवाई पट्टी कहाँ बनाई गई है, इसी एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही सुल्तानपुर के कूरे भार नामक स्थान पर 3.2 किमी लंबी आपकी हवाई पट्टी बनाई गई है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आज से आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।